हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द जावा प्लेसमेंट कोर्स। इसमें सीखेंगे हम लेक्चर 3 यानी कंडीशनल स्टेटमेंट्स। क्लास की शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। लेट अस फिल आवर टुडे विद ग्रैटिट्यूड, थैंकफुलनेस। एक नई स्किल सीख पा रहे हैं एंड डेफिनेटली एक नई स्किल जितना सीखेंगे, चीज़ें सीखते रहेंगे, उतना ही हम लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो शुरुआत करते हैं लेक्चर 3 की, जिसमें सीखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स। आज जो टॉपिक्स हम कवर कर रहे होंगे उसके अंदर आएंगे इफ एल्स, एल्स इफ, स्विच और ब्रेक। अब ये कुछ कीवर्ड्स होते हैं जावा के जिनके बारे में सीखेंगे। दीदी कीवर्ड्स क्या होते हैं? अब जैसे इंग्लिश के अंदर हमारे पास एक डिक्शनरी होती है जिसके अंदर जितने भी वर्ड्स लिखे होते हैं वो सारे के सारे इंग्लिश के वैलिड वर्ड्स होते हैं, बाकियों को इंग्लिश का पार्ट नहीं माना जाता। वैसे ही जावा की भी अपनी एक डिक्शनरी है जिसके अंदर कुछ वर्ड्स स्टोर्ड हैं और उन वर्ड्स के फिक्स्ड मतलब हैं, उन वर्ड्स के कोई और मतलब हम नहीं ले सकते, ना ही उनके नाम के हम वेरिएबल्स बना सकते हैं। ऐसे फिक्स्ड वर्ड्स को जावा के अंदर कीवर्ड्स कहते हैं। तो ये सारे के सारे जावा के कुछ कीवर्ड्स हैं। अब इससे पहले हमने इनपुट आउटपुट सीख लिया है जावा में, वेरिएबल्स सीख लिए हैं क्या होते हैं और डेटा टाइप सीख लिए हैं। इन सारी चीज़ों का यूज़ हम इस क्लास के अंदर कर रहे होंगे। तो आपको अच्छी चीज़ें इस क्लास में तब ज़्यादा समझ में आ रही होंगी जब आपने पहले वाली क्लास जो है देखी हो, विच वॉज बेसिक जावा। अब शुरुआत करें इफ एल्स स्टेटमेंट या कंडीशनल स्टेटमेंट्स की। तो क्या होती हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स? जैसे अगर हमारा इंग्लिश का कोई लॉजिकल स्टेटमेंट हो कि आपकी जो एज है अगर वो 18 से ऊपर है तब आप एक एडल्ट हैं, नहीं तो आप एक एडल्ट नहीं हैं। ये हमने हिंदी में एक सरल सी बात कह दी। अब इसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो इफ यू आर ओल्डर देन 18, इफ योर एज इज ग्रेटर देन 18, देन यू आर एन एडल्ट, एल्स यू आर नॉट एन एडल्ट। ये हमने कह दिया इसको इंग्लिश में, यानी इफ और एल्स को यूज करके। अब इन्हीं कंडीशनल स्टेटमेंट्स को हम जावा के अंदर इफ एल्स दो कीवर्ड्स की हेल्प से लिखते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स यानी यहां पर एक कंडीशन आ गई। कंडीशन किस पर आई? एज पर। अगर एज 18 से ऊपर है ये एक कंडीशन है, अगर ये ट्रू है तो आप एडल्ट हैं, नहीं तो आप एडल्ट नहीं हैं। तो इन्हीं कंडीशनल स्टेटमेंट्स को हम जावा के अंदर भी लिखते हैं। अगर इसको लिखने का सिंटैक्स देखें तो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जावा के अंदर नॉर्मल कोड के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स लिखी होंगी और बीच में आ जाएगा, टपक पड़ेगा हमारा इफ एल्स। उसको ऐसे लिखेंगे कि इफ पैरेंथेसिस के अंदर कोई भी एक कंडीशन, यहां पर कंडीशन हो सकती है सम नंबर n ग्रेटर देन 18, या फिर हमारी एज ग्रेटर देन 18, या फिर अगर हमारा a इक्वल टू b है। अब जावा के अंदर सिर्फ इक्वल टू एक बार नहीं लिखते, दो बार लिखते हैं। तो a इज इक्वल टू अगर b है तो वो भी एक कंडीशन हो सकती है। अगर हमारा कोई बूलियन वेरिएबल है, मान लीजिए इज एडल्ट, पहले से हमें पता है, क्या उसकी वैल्यू ट्रू है, वो भी एक कंडीशन हो सकती है। तो इस तरीके से इफ के अंदर कोई भी कंडीशन अगर ट्रू हो जाए तो उसके बाद जो कर्ली ब्रेसेस हैं उसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो सारी रन करेंगी। लेकिन अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाए तो उस केस में रन करेगी ये एल्स वाले कर्ली ब्रेसेस की स्टेटमेंट 5 एंड 6। तो कुछ इस तरीके से इफ एल्स काम करता है जावा के अंदर। अब इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूजर से इनपुट ले लेंगे एज। हमने सीखा था लास्ट क्लास में इनपुट कैसे लेते हैं जावा के अंदर। पहला स्टेप होगा ये। दूसरा स्टेप, चेक करें कि अगर हमारी एज ग्रेटर देन 18 है तो हम प्रिंट करवा दें एडल्ट, नहीं तो मतलब एल्स हम प्रिंट करवा दें नॉट एडल्ट। बहुत ही सिंपल काम। अब इसी सिंपल काम को कोड की हेल्प से करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्कैनर क्लास की ऑब्जेक्ट बनाएंगे। स्कैनर क्लास का हम यूज करते हैं जावा में इनपुट लेने के लिए। इसके अलावा कुछ बफर रीडर करके भी होता है, उसको हम थोड़ी एडवांस क्लासेस में पढ़ेंगे। उससे टाइम जो है कम हो जाता है, मतलब कोड आपका फास्ट हो जाता है। पर अभी हम बेसिक स्टेज में हैं तो धीरे धीरे काम करेंगे तो ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। अंदर लिखेंगे system.in। अब ये स्कैनर जो है इसको यूज करने के लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा एक पैकेज java.util.star। सब कुछ ले लेते हैं, वैसे .io होता है इनपुट आउटपुट के लिए। स्कैनर क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। उसके बाद क्या किया, एज को हम कर लेंगे इनपुट। इंट एज इज इक्वल टू sc.next int। एज को हमने कर लिया इनपुट। अब लिखेंगे अपना इफ एल्स। तो इफ एज इज ग्रेटर देन 18, ये हमने यहां जो लिखी है ये एक कंडीशन है। देन प्रिंट करवा देंगे हम एडल्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने बस
SYSO टाइप किया और फिर ये पूरी स्टेटमेंट कैसे आ गई, तो विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर शॉर्टकट होता है कि आप SYSO सिसो टाइप करें और फिर कीबोर्ड पर टैब दबा दें तो आपके लिए पूरी स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पर इफ के बाद लिखेंगे एल्स, फिर से कर्ली ब्रेस, एंड यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे हम नॉट एडल्ट। तो कुछ इस तरीके से हमारे इफ एल्स की हेल्प से हम प्रिंट करवा रहे होंगे कि अगर यूजर ने एज दे दी तो वो एडल्ट है या नहीं है। इफ एज ग्रेटर देन 18 देन प्रिंट एडल्ट, एल्स system.out.println नॉट एडल्ट। तो इस पूरे के पूरे कोड को सेव कर लेते हैं कंट्रोल S दबाकर या ऊपर फाइल में जाकर, और अब इसे करेंगे रन करने के बाद इसे डीबग नहीं करना, तो हम इनपुट देंगे अपनी एज क्या लिखना चाहते हैं, सबसे पहले 15 एंटर कर देते हैं। तो 15 इज ऑब्वियसली नॉट एडल्ट। अब दोबारा से इसको रन करें अगर, और इस बार एज में क्या पास करेंगे, एज में पास कर रहे होंगे हम 21, तो 21 पास किया तो एडल्ट। तो कुछ इस तरीके से इफ एल्स काम करता है जावा के अंदर। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगले वाला एग्जाम्पल जो होगा, हम लेवल अप कर रहे हैं धीरे धीरे। अब जो एग्जाम्पल होगा उसमें क्या करेंगे, हम चेक करेंगे, यूजर से इनपुट ले लेंगे एक नंबर, ठीक है। अब इस नंबर के लिए चेक करेंगे कि क्या ये नंबर ऑड है या फिर ये नंबर इवन है। अब दीदी ऑड और इवन कैसे चेक करते हैं जावा के अंदर, ये तो हमने सीखा ही नहीं। तो ऑड और इवन कैसे चेक करते हैं, हमारे पास जावा के अंदर एक ऑपरेटर होता है जिसको नाम देते हैं मॉड्यूलो। मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या करता है, ये कैलकुलेट करता है रिमाइंडर। जैसे अगर प्लस करना होता है तो प्लस ऑपरेटर होता है, माइनस करना होता है तो माइनस ऑपरेटर होता है, मल्टीप्लाई करना होता है तो मल्टीप्लाई ऑपरेटर होता है। वैसे ही जावा के अंदर ये मॉड्यूलो ऑपरेटर होता है। अगर x मॉड्यूलो y हम ले लें तो x डिवाइडेड बाय y का जो भी रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर वो हमें आउटपुट में मिल रहा होगा। तो जब भी x डिवाइडेड बाय y का रिमाइंडर चाहिए तो आप x मॉड्यूलो y लिख दीजिए जावा के अंदर। पर दीदी मॉड्यूलो लेने से ऑड इवन का क्या लेना देना, तो यहां पर हम करेंगे लॉजिक की बात। लॉजिक की बात यह है कि हमने मैथ्स में सीखा हुआ है कि किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड कर दें और वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर 0 आ जाए तो उस नंबर को हम क्या कहते हैं, उस नंबर को कहते हैं इवन। मतलब x डिवाइडेड बाय 2 अगर कभी भी हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 दे दे तो मतलब वो इवन नंबर है। लेकिन x डिवाइडेड बाय 2 अगर 0 नहीं दे तो वो नंबर क्या है, वो नंबर है ऑड। अब ये जो डिवाइड है ये तो हमें क्वेश्चन देता है जावा के अंदर, लेकिन मॉड्यूलो की हेल्प से हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें सिंपली ये करना है कि अगर हमें एक नंबर दिया हुआ है जो हम यूजर से इनपुट लेंगे, मान लेते हैं वो नंबर है x, तो x का मॉड्यूलो विद 2 चेक कर लेंगे। अगर वो 0 हो जाता है तो मतलब वो एक इवन नंबर है, लेकिन अगर वो 0 नहीं होता मतलब एल्स की कंडीशन, तो वो एक ऑड नंबर है। इसी सेम लॉजिक को अब कोड की हेल्प से लिखते हैं। कोड में क्या करेंगे, पहले हमने इनपुट लिया था एज, इस बार इनपुट लेंगे हमारा नंबर जो है x आ गया हमारे पास। अगर x मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0, उस केस में प्रिंट कर दीजिए आप इवन, यानी एक इवन नंबर है, कंप्लीटली डिवाइड हो गया 2 के साथ। एल्स आप प्रिंट करिए ऑड। तो कुछ इस तरीके से इफ और एल्स की हेल्प से हमने देख लिया कि हमने जो नंबर इनपुट लिया वो ऑड है या इवन। इस कोड को सेव करते हैं, इसको रन करते हैं। रन करने के बाद हमारे पास नंबर हमें देना है, तो नंबर सबसे पहले देते हैं 5 है ऑड नंबर, बिल्कुल सही आउटपुट। इस बार एक इवन नंबर हम एंटर करके देखेंगे, इस बार एंटर करते हैं 2 एक इवन नंबर है, बिल्कुल ठीक। तो कुछ इस तरीके से लॉजिकली इफ एल्स को यूज करके हम पता कर पा रहे हैं कि हमारी स्टेटमेंट, जनरल लाइफ की स्टेटमेंट्स कोड में कैसे रिप्रेजेंट होती हैं। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन करके देखेंगे। इस क्वेश्चन से थोड़े से नए कॉन्सेप्ट्स हम सीख रहे होंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आसान तरीके से करेंगे। तो हमें जो क्वेश्चन गिवन है वो ये है कि आप क्या करिए, यूजर से इस बार 2 नंबर इनपुट लीजिए, एक a एक b। अगर a b के इक्वल है तो उस केस में प्रिंट करवाइए इक्वल। अगर a b से बड़ा है उस केस में प्रिंट करवाइए a इज ग्रेटर। अगर a b से छोटा है तो उस केस में प्रिंट करवाइए a इज लेसर। तो इस तरीके से 1 2 3 कंडीशंस हैं आपके पास, इनको आपको इफ एल्स की फॉर्म में करना है
उसको करके देखते हैं कोड की फॉर्म में कैसे करेंगे। सबसे पहले तो इसे मिटा लेते हैं। पहले हम क्या इनपुट ले रहे थे x, इस बार लेंगे a। सिमिलरली इनपुट a लेने के बाद इनपुट में लेंगे b, नेक्स्ट इंट करके। अब क्या करेंगे, अब चेक करेंगे इफ a इज इक्वल टू b, उस केस में आप प्रिंट करवा दीजिए इक्वल। लेकिन एल्स अगर ऐसा नहीं है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में दोबारा चेक कर लेते हैं कि क्या a b से बड़ा है। तो उस केस में क्या प्रिंट करवा रहे होंगे, a इज ग्रेटर। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, मतलब a b से छोटा है, तो उस केस में प्रिंट करवाएंगे a इज लेसर। तो ये हमने कोड लिख लिया। अगर a b के इक्वल है तो प्रिंट करवाइए इक्वल, एल्स दोबारा से चेक कर लेंगे। अगर a b से बड़ा है तो प्रिंट करवाइए a इज ग्रेटर, एल्स मतलब इस इफ का एल्स। अगर a b से बड़ा नहीं है तो आप प्रिंट करवाइए a इज लेसर। अब इस कोड को रन करते हैं। रन करके हम अपना a जो है वो पास करेंगे एज 2, b को पास करेंगे एज 5। तो a इज लेसर, वेरी क्लियर। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि अगर हमें सिर्फ इफ एल्स दिया हो तो एल्स के बाद भी बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जो हम चेक करना चाहते हैं। मतलब इफ तो हमने चेक कर लिया, इक्वल टू चेक कर लिया, उसके बाद भी हमें चेक करना है ग्रेटर है, लेस है, क्या है। तो ऐसे केस में हमें एल्स के अंदर सारी कंडीशंस लिखनी पड़ेंगी। तो थोड़ा सा जो कोड है वो अभी क्लीन नहीं दिख रहा। तो जावा में इसका सॉल्यूशन निकला, जावा में इसका सॉल्यूशन जो निकला उसको हम कहते हैं एल्स इफ स्टेटमेंट्स। एल्स इफ यानी आपने इफ तो चेक कर लिया कि अगर वो नहीं है तो फिर आप दोबारा से एल्स इफ कर सकते हैं। एल्स के अंदर आपको सब कुछ नहीं लिखना। किस तरीके से सिंटैक्स रहेगा, आपने इफ कंडीशन में चेक कर लिया कि स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 प्रिंट हो जाए अगर कंडीशन 1 सच है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप चेक कर लें कंडीशन 2 एल्स इफ लिखकर, तो ये कंडीशन 3 और 4 यानी स्टेटमेंट 3 और 4 एग्जीक्यूट हो रही होंगी। उसके बाद आप कितने भी एल्स इफ लिख सकते हैं और फिर एंड में आप लिखिए अपना फाइनल एल्स। अब आप इसमें बोल सकते हैं दीदी हम बार बार इफ भी तो लिख सकते थे। इफ में लिख देते कंडीशन 1, दोबारा इफ लिख देते कंडीशन ट्रू, और फिर से इस तरीके से हम अपनी 2 कंडीशन चेक कर लेते। लेकिन बार बार आप इफ लिखते हैं तो पहले वाली भी चेक होगी, दूसरे वाली भी चेक होगी। लेकिन एल्स इफ जब आप लिखते हैं तो पहले वाली अगर ट्रू हो गई तो ये चेक नहीं होगी, लेकिन अगर पहले वाली ट्रू नहीं हुई तो ये चेक होगी। अगर पहले वाली भी ट्रू नहीं हुई, ये भी ट्रू नहीं हुई, तब ये रन होगी। तो कुछ इस तरीके से हमारा एल्स इफ एल्स काम करता है जावा के अंदर। अब इस सेम कोड को अगर हमें एल्स इफ की फॉर्म में चेंज करना है तो कैसे करेंगे। इफ तो हमने वैसा का वैसा रखना है, यहां पर हम बस इसे बना देंगे एल्स इफ, और ये वाला पैरेंथेसिस हम हटा देंगे। तो ध्यान से देखें तो क्या हुआ, इफ a इज इक्वल टू b देन दिस कंडीशन। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप दोबारा चेक करिए if a इज ग्रेटर देन b देन a इज ग्रेटर। एल्स आप दोबारा चेक करिए a इज लेसर। तो इसे थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं और सेव कर देते हैं। अब जावा के अंदर ये एक चीज होती है कि जो आपके कर्ली ब्रेसेस होते हैं वो आप सेम लाइन पर लगते हैं, ओपनिंग कर्ली ब्रेस, और क्लोजिंग वाला जो ब्रेस होता है वो नेक्स्ट लाइन में आता है। तो अगर आप इसको यहां भी कर देंगे तो भी कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट ये कन्वेंशन है जावा को लिखने का कि आप सेम लाइन पर करते हैं। तो ये बेसिकली दिखाता है कि आप एक अच्छे कोडर हैं, कोडिंग अच्छे खासे टाइम से कर रहे हैं, तो आपको पता है कि कौन सी लैंग्वेज के कौन से रूल्स होते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने एल्स इफ का यूज कर लिया। अब इस कोड को भी एक बार रन करके वेरीफाई जरूर कर लेते हैं। इस बार पास करेंगे a में 5 और b में 2, तो a इज ग्रेटर। तो कोड हमारा बिल्कुल है सही। अब थोड़े से क्विज के क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं जो भी हमने सीखा उसको। सबसे पहला क्विज का हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो है इफ 3 इज एन ऑड नंबर प्रिंट बजिंगा। अब यहां पर ऑड की जगह इवन आना चाहिए, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। इफ 3 इज एन इवन नंबर प्रिंट बजिंगा, और यहां पर आएगा मल्टीपल चॉइसेस आर करेक्ट, मतलब एक से ज्यादा जो आपके ऑप्शंस हैं वो भी सही हो सकते हैं। अब सबसे पहले एनालाइज करें इफ 3 इज एन इवन नंबर प्रिंट बजिंगा। तो पहले ऑप्शन को हम सबसे पहले एनालाइज करके देखते हैं कि पहला ऑप्शन क्या कह रहा है। पहला ऑप्शन क्या वही कह रहा है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। पहले ऑप्शन में है इफ 3 मॉड्यूलो 2, मतलब जो भी नंबर था 3
मॉड्यूलो 2 हम चेक कर रहे हैं कि अगर वो इवन है तो आप प्रिंट कर दीजिए बजिंगा। बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि ये स्टेटमेंट सिंटैक्टिकली सिंटैक्स वाइज बिल्कुल ठीक है। अब बात करें ऑप्शन बी की, अगर इफ 3 मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0, चेक किया अगर इवन है तो आप प्रिंट कर दीजिए बजिंगा। अब दीदी इसमें तो कर्ली ब्रेसेस है ही नहीं, ये कैसे सही हुआ? अब बात यह है कि जावा के अंदर इफ के पास कर्ली ब्रेसेस लगाना तब ज्यादा लॉजिकल रहता है जब आपको एक ही स्टेटमेंट प्रिंट करवानी हो, पर दीदी इसमें तो कर्ली ब्रेसेस है ही नहीं है, कैसे ठीक हुआ? तो जावा के अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपकी मल्टीपल स्टेटमेंट्स आ सकती हैं, तो वो सारी की सारी प्रिंट होंगी अगर आपका इफ ट्रू है। लेकिन अगर आपकी सिंगल स्टेटमेंट है और वो आप बिना कर्ली ब्रेस के लिखेंगे तो भी वो प्रिंट हो रही होगी। तो इफ आपने कहीं भी लिख दिया और अगर वो ट्रू है तो उसके अगले वाली जो स्टेटमेंट है वो इफ के साथ अपने आप जुड़ जाती है। तो कुछ इस तरीके से बिना कर्ली ब्रेसेस के बावजूद आप एक सिंगल स्टेटमेंट को प्रिंट करवा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा, बजिंगा के अलावा, अगर आपको कुछ और प्रिंट करना होता अगली लाइन में, अगर ये स्टेटमेंट सच हो जाती तो उसके लिए आपको कर्ली ब्रेसेस जो हैं वो लगाने पड़ते, क्योंकि अगर आपने कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाए होते तो सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती इफ के बाद। तो ये जो हमारा ऑप्शन बी है ये भी है एक करेक्ट ऑप्शन। अब ऑप्शन सी की अगर बात करें तो उसमें है इफ 3 मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0, सेम कंडीशन कि ठीक है 3 को चेक करें कि वो इवन है क्या। लेकिन यहां पर ये एक स्पेशल टर्मिनेटर आपने देख लिया, टर्मिनेटर यानी अब आप यहां पर खत्म कर दीजिए इस लाइन को। इस टर्मिनेटर की वजह से ये जो नेक्स्ट लाइन है, दिस नेक्स्ट लाइन विल ऑलवेज बी एग्जीक्यूटेड। मतलब अगर इफ ट्रू है नहीं है फर्क नहीं पड़ता, नेक्स्ट लाइन में बजिंगा जो है प्रिंट हमेशा हो रहा होगा। इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है ये है इनकरेक्ट, मतलब इसने वो लॉजिक फॉलो नहीं किया जो हमने क्वेश्चन में लिखा था। इसीलिए हमारे जो ए बी सी ऑप्शंस हैं इसमें से ए और बी सही स्टेटमेंट्स है, सी ऑप्शन गलत है क्योंकि वहां पर टर्मिनेटर आ गया। अगर ये टर्मिनेटर नहीं होता यहाँ तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन होता। इसके बाद बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते हम सीख जाएंगे कि स्विच का क्या मतलब होता है जावा के अंदर। अब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि आपको एक रोबोट दिया हुआ है, उसके पास ऊपर 3 बटन्स हैं। पहले बटन को आप प्रेस करते हैं तो वो कहता है हेलो, दूसरे बटन को आप प्रेस करते हैं तो वो कहता है नमस्ते, और तीसरे बटन को आप प्रेस करते हैं तो वो कहता है बॉन्जूर। अब बॉन्जूर फ्रेंच का नमस्ते है, मुझे आइडिया नहीं है कि मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रही हूँ या नहीं, तो आई एम रियली सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो कुछ इस तरीके से 1 2 3 बटन्स को प्रेस करने के बाद आपके अलग अलग जो ग्रीटिंग्स हैं वो प्रिंट हो रहे होंगे। इस चीज को सबसे पहले करते हैं इफ एल्स की हेल्प से, उसके बाद देखेंगे कि स्विच की कहानी कैसे आ जाती है इफ एल्स के बाद। तो हमें पता है कि हमें क्या करना है। सबसे पहले हम इनपुट ले लेंगे अपना बटन, तो इंट बटन को इनपुट ले लिया sc.next int की हेल्प से। उसके बाद क्या किया, अगर हमारे बटन पर 1 है उस केस में आप प्रिंट कर दीजिए हेलो। लेकिन अगर बटन पर 2 है तो उस केस में आप प्रिंट कर दीजिए नमस्ते। लेकिन अगर बटन पर आपके पास 3 है तो उस केस में हम प्रिंट कर देंगे बॉन्जूर। और अगर इसके अलावा आपने कोई बटन प्रेस किया है, मतलब आप वो बटन प्रेस मत करिए, वो एक इनवैलिड बटन है, तो यहां पर लिख देंगे इनवैलिड बटन। से सेव कर देते हैं। तो लॉजिक क्या बना, बटन को इनपुट लिया, बटन अगर 1 है तो प्रिंट करिए हेलो, बटन अगर 2 है तो प्रिंट करिए नमस्ते, बटन अगर 3 है तो प्रिंट करिए बॉन्जूर, एंड गलत बटन आपने प्रेस किया है तो इनवैलिड बटन आपके लिए प्रिंट हो जाएगा। इस पूरे के पूरे कोड को रन करते हैं। रन करके सबसे पहले बटन हम प्रेस करना चाहते हैं 3, तो बॉन्जूर प्रिंट हुआ। अब दोबारा से अगर बटन प्रेस करना चाहें एक और, तो इस बार प्रेस कर रहे होंगे बटन नंबर 2, तो हमारे लिए नमस्ते प्रिंट हुआ। तो अब हमारा जो कोड है इसमें हमने इफ एल्स बार बार लिखा है, और यहां पर तो सिर्फ 3 बटन थे। अगर 20 बटन होते रोबोट के ऊपर फिर तो हम बार बार बटन इज इक्वल टू करते करते परेशान हो जाते। तो यहां पर जावा के अंदर एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट आया है जिसको हम स्विच का नाम देते हैं। स्विच क्या होता है,
जैसे हमारे घर पर लाइट बोर्ड के ऊपर स्विच होते हैं जिसको आप बटन दबाकर, किसी से पंखा चल रहा होता है, किसी से एसी चल रहा होता है, किसी से हमारी लाइट जल रही होती है, वैसे ही जावा के अंदर स्विच होता है। स्विच को आप एक मशीन की तरह समझ सकते हैं जिसके अंदर आपने एक इनपुट दे दिया कि आपने कौन सा बटन प्रेस करना है। उस इनपुट के हिसाब से वो केसेस लगाएगा कि कौन सा केस मैच कर रहा है इस बटन प्रेस के साथ, और जो भी केस मैच करेगा उसके आगे वो आपको कुछ कुछ काम कर कर दे रहा होगा। अब स्विच के अगर सिंटैक्स की बात करें तो वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। तो स्विच के सिंटैक्स में सबसे पहले हम लिखते हैं स्विच। स्विच लिखने के बाद फिर लगाते हैं पेरेंथेसिस। पेरेंथेसिस के अंदर कोई भी वेरिएबल आता है। वेरिएबल यानी ये वो बटन है जिसको आपने प्रेस किया। अब इस बटन की वैल्यू कोई नंबर हो सकता है, जैसे 1 2 3 4 5, या फिर कोई कैरेक्टर भी हो सकता है, A B C। यहां पर हमने नंबर का केस ले लिया है। अब ये जो बटन है ये जिस भी केस के साथ मैच करेगा वो वाली चीज एग्जीक्यूट हो रही होगी। यानी अगर आपने बटन 1 प्रेस किया था तो वो मैच करेगा केस 1 के साथ, बटन 2 प्रेस किया था तो मैच करेगा 2 के साथ। लेकिन बटन्स पर अगर A लिखा होता तो हम लिखते केस A, केस B, केस C। तो कुछ इस तरीके से कैरेक्टर्स भी हो सकते थे, लेकिन यहां पर है नंबर्स। तो बटन 1 प्रेस किया तो स्टेटमेंट 1 ये जो एग्जीक्यूट हो जाएगी, और उसके बाद एग्जीक्यूट होगा ये ब्रेक। अब ये ब्रेक क्या है? तो ब्रेक भी जावा का एक कीवर्ड है। अब जैसे ही आप ब्रेक पर आ जाएंगे आप इस स्विच से बाहर निकल जाएंगे। तो जैसे ही इस स्टेटमेंट को इनकाउंटर करेंगे, जो कर्ली ब्रेसेस हैं, इससे हम बाहर निकल जाएंगे। लेकिन अगर ये ब्रेक यहां पर नहीं होता तो क्या होता? नीचे की सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती चली जाती जब तक हमारे पास ब्रेक नहीं आ जाता। इसीलिए हर केस में स्टेटमेंट्स के बाद एक ब्रेक होता है ताकि आप उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर लें और वहां पर ब्रेक लगा दें और आप स्विच से बाहर आ जाएं। इसलिए केस 2 ट्रू हुआ तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट और फिर ब्रेक। केस 3 ट्रू अगर हुआ तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट और ये ब्रेक। और एक स्पेशल केस होता है जो होता है डिफॉल्ट केस। अगर वो ट्रू हुआ तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, और आखिर में तो हमें ब्रेक की जरूरत ही नहीं है क्योंकि पता है कि स्टेटमेंट जो है कर्ली ब्रेस अपने आप खत्म हो गया तो अपने आप ब्रेक लग जाएगा। तो कुछ इस तरीके से स्विच होता है एक, उसके अंदर आप इनपुट पास करते हैं यानी अपना बटन प्रेस करते हैं, उस पर वो अपने दिमाग में केसेस लगाता है और कुछ 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 प्रिंट करता है। अब हमने जो ये रोबोट वाली चीज की थी इसको हम स्विच की हेल्प से करते हैं। तो इस पूरे के पूरे कोड को हम कमेंट आउट कर देते हैं। कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स कोड का वो पार्ट होता है जिसको कंपाइलर इग्नोर करता है। मतलब ये कोड का पार्ट है ही नहीं, ये नॉर्मल इंग्लिश है जिसको हम इग्नोर करने वाले हैं और हमारे कोड में ये बिल्कुल भी एग्जीक्यूट जो है नहीं हो रहा होगा। तो हम कमेंट्स के बारे में आगे वाली क्लासेस में सीखेंगे। आप इसको कंप्लीटली डिलीट भी कर देंगे तो भी चलेगा, हम बस कंपैरिजन के लिए रख रहे हैं। तो कोड में लिखेंगे स्विच। स्विच के अंदर क्या पास करेंगे? हमारा बटन। और यहां पर लिखेंगे केस 1। केस 1 क्या कहता है कि आप प्रिंट कर दीजिए हेलो। हेलो हमने प्रिंट किया, फिर कर गए हम ब्रेक। फिर आता है हमारा केस 2। केस 2 क्या कहता है कि आप प्रिंट कर दीजिए नमस्ते। नमस्ते हमने प्रिंट किया ब्रेक। उसके बाद आता है केस 3। केस 3 हमारा कहता है कि आप प्रिंट कर दीजिए बॉन्जूर। बॉन्जूर हमने प्रिंट किया, उसके बाद किया ब्रेक। फिर आता है हमारा डिफॉल्ट यानी स्पेशल केस। डिफॉल्ट में हमने क्या प्रिंट किया? इनवैलिड बटन। इनवैलिड बटन जब प्रिंट किया तो यहां पर ब्रेक की हमें जरूरत है ही नहीं। तो कुछ इस तरीके से हमारी जो इफ एल्स स्टेटमेंट्स थी वो इस स्विच की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। और आप ध्यान से देखेंगे तो ये बहुत क्लीन लग रहा है देखने में आपको स्विच वाला कोड। तो इसीलिए स्विच को हम यूज करते हैं जब बहुत सारे इफ एल्स स्टेटमेंट्स हो जाते हैं और अपने कोड को हमें थोड़ा सा क्लीन करना होता है। तो अब इस सेम चीज को हम रन करेंगे जावा के अंदर। एंड अब कौन सा बटन प्रेस करेंगे? चलिए प्रेस करते हैं बटन नंबर 2 और इससे हमारे पास प्रिंट हो गया है नमस्ते। तो इस तरीके से जावा के अंदर हमने कवर कर लिए हैं इफ एल्स, एल्स इफ, स्विच और ब्रेक। अब इसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स मिल रहे होंगे, साथ के साथ मिल रहा होगा एक इंपॉर्टेंट होमवर्क प्रॉब्लम। होमवर्क प्रॉब्लम है कि आपको अपना एक कैलकुलेटर बनाना है। अब होमवर्क प्रॉब्लम ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आपने जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं इनको खुद से करके देखना है
और जब आप उस प्रॉब्लम को करेंगे तो बिल्कुल भी सॉल्यूशन को नहीं देखना, खुद से ट्राई करना है एटलीस्ट 1-1.5 घंटा कि आपसे वो चीज़ हो पा रही है या नहीं। और अगर उसमें आपको थोड़ी सी परेशानी आती है तो होमवर्क प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी नीचे दिया हुआ है, तो फिर आप उस सॉल्यूशन को रेफर करें, उससे आप नई चीज़ें सीखें एंड जितना हम सीखेंगे उतना हम आगे बढ़ रहे होंगे। तो आई होप कि आज की क्लास हेल्पफुल रही होगी कंडीशनल स्टेटमेंट्स को समझने में एंड जावा को थोड़ा सा और समझने में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।